एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। रोल किए हुए हैं तो 67वीं के लिए भी वही है। कवर आपका पूरा जो सिलेबस है मेंस का, GS1 GS2 का आपको कवर कर दिया जाएगा 67th मेंस होने से पहले तक। टेस्ट होगा ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक पर, नंबर ऑफ टेस्ट होगा 100+। इसका मॉडल आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और सारा सिलेबस आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फ़ी आपका उतना ही है जो 68वीं के लिए है, 1000 रुपीज़। इसमें क्या होगा कि हफ्ते में आपका 2 से 3 टेस्ट होता है, ठीक है। और जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो 1 महीने पहले हम लोग इसको होल्ड पर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इंटरेस्टेड है तो अधिक क्वेरी कर लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नीचे वाला नंबर है, और कॉल करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। एज यू नो, हमारे चैनल पर ऑलरेडी 65 BPSC का RTI कॉपी डाला जा चुका है, लेकिन वो इंग्लिश में था। अब हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी वाले बच्चों का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो सामने कॉपी दिख रही है वो RTI से आया है, जो BPSC का जनरल स्टडीज़ 1 GS1 का है। कब हुआ था? 25 तारीख को हुआ था। तो अगर हम इनके मार्क्स को एनालाइज करें दोस्तों, तो मार्क्स है इनको 136, डेट इज़ ठीक ठाक नंबर है। अगर जिस तरह से अगर देखोगे 64, 65 में मार्किंग हुआ है, तो 140 के आसपास अगर एवरेज आपको आता है तो ठीक ठाक नंबर माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इनको हिस्ट्री में बहुत ही कम मिला है। देखो, हिस्ट्री में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, तो 20 के आसपास नंबर मिलता है, 20, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है 2 बार से। लेकिन ठीक है ना, अगर लो परफॉर्मेंस दे रहे हो तो 14 से नीचे हो जाएगा, 15 से नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको एक में मिला है कितना? 14, डेट इज़ बिलो द एवरेज, ठीक है ना। कम से कम 16-17 तक होना चाहिए था। उसके बाद 19 नंबर मिला है, वो अच्छा नंबर मिला है। 15 भी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप देखोगे सेक्शन सेकेंड जो है, जिसको हम आयर बोल लो या करंट अफेयर्स बोल लो, इसमें इनको अच्छा नंबर मिला है। एक में 22 मिला है, डेट इज़ वेरी गुड, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक में इनको मिला है 17, एक में मिला है 15, ठीक है। अब देखो, सरप्राइज वाली बात क्या है कि इनको एक स्टेट्स में 31 मिला है और एक स्टेट्स में 3 नंबर मिला है, ठीक है। और इनका सिलेक्शन मात्र 10 नंबर से मेंस नहीं हुआ है, 10 नंबर से मेंस इनका रुक गया है सिलेक्शन। अब देखो, यहाँ पर जो इनको 3 नंबर मिला है दोस्तों, यहाँ पर अब एक स्टेट्स इनका सही है, मतलब क्या है, 31 नंबर लाना इज़ वेरी गुड नंबर। अगर यहाँ पर इनको अगर 20 नंबर और 3 की जगह 20 नंबर हो जाता, ठीक है, या 23 नंबर हो जाता, या 25 नंबर हो जाता, तो आराम से स्कोर, जो फाइनल स्कोर है 136 से ये कितना आ जाता? 155-56 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट्स का कितना रोल प्ले करता है, कि स्टेट्स अगर आपका दोनों सही है तब आराम से 160 के आसपास नंबर उठा सकते हो। और जहाँ 160 के आसपास नंबर उठा दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम स्टेट्स देखेंगे। तो इस बार हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो BPSC जो चेक कर रहा है ना, 64वां में प्रोसेस में नंबर दिया था, लेकिन इसमें क्या है ना कि आंसर पर नंबर दे रहा है। प्रोसेस कुछ भी हो, आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। देखो, गोल गोल घेर घेर के रखा है, इनका आंसर गलत है, इसलिए इनको 1 नंबर दिया है। कितना नंबर दिया है इनको? 1 नंबर दिया है। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग किस पर देखेंगे? डिटेल में स्टेट्स GS वाले पर देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या है कि स्टेट्स, इसमें इन्होंने प्रोसेस लिखा है, लेकिन थोड़ा सा लिखा है और इनका आंसर गलत है। तो यहाँ पर इनको क्या दे दिया है? 0 नंबर दिया है, 1 भी नंबर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी गलत है इनका, तो इनको कितना नंबर दिया? 1 नंबर। मतलब मान के चल लो कि अगर आप डाटा जो ले रहे हो, डाटा उठा रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, शुरू में जो हम डायग्राम बनाते हैं डाटा का, तो पॉइंट भी डाटा गलत हो गया ना, तो आपका आंसर, पॉइंट भी डाटा आप गलत उठा लिए तो आंसर गलत हो जाएगा। और जब आंसर गलत हो जाएगा ना, तो पूरा आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि डाटा लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बारीकी से सोच के लीजिए कि गलत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी इनको 1 नंबर दिया है। अब इनको ओवरऑल कितना दिया है पहला स्टेट्स में? तो ऑलरेडी हमने देखा है, इनको 3 नंबर दिया है, ठीक है ना, बहुत ही कम नंबर दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला स्टेट्स में ये देखिए, ये इनका स्टेट्स सही है, तो इसमें इनको कितना नंबर दिया है? 6 नंबर दिया है, ठीक है। अब गोला गोला करके देखिए, ये गलत है, यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया है, तो इनको 1 नंबर दिया है। अगर सही है तो पूरा नंबर दे रहा है, अगर गलत है आंसर, प्रोसेस सही है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रोसेस सही, आंसर अगर सही नहीं है तो 1 नंबर देगा। यहाँ पर देखिए, इनको कितना नंबर दिया है? इनको 6 नंबर दिया है। अगला देखिए आप, 6 नंबर, तो ओवरऑल इनको मिला है 31 नंबर। तो ये स्टेट्स का बात हो गया। तो स्टेट्स में आपको दिमाग मतलब क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसा कैसा नंबर दे रहा है। अब ये GS की बात करते हैं। GS में दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों कि राइट द, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वर द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कारण क्या था और इसका प्रभाव बिहार पर क्या पड़ा। तो क्वेश्चन का 2 डिमांड है, पहला डिमांड और सेकेंड डिमांड। अब क्या है कि जितना डिमांड आप पहला पर कीजिएगा उतना डिमांड आपको सेकेंड पर भी लिखना होगा। अगर पहला को ज़्यादा लिख दिए, सेकेंड वाले को कम लिख दिया तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने इनको कैसे लिखा है। अब देखिए, अब इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन किया है। जैसे 1857 का वीर सावरकर ने उसको क्या बोला, उसके बाद जगदीशपुर वाला जो मैटर था कुंवर सिंह का उन्होंने भी दिया है। यहाँ पर इन्होंने मैप बना दिया है। तो मैं हमेशा सजेशन दूंगा दोस्तों कि इरिलीवेंट मैप बनाने की जरूरत नहीं है। इस मैप को आप यहाँ भी छोटे मैप में भी बना के दिखा सकते थे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि एक तो आपका मैप भी बन जाएगा और सामने वालों को ये प्रिटेंड नहीं होना चाहिए कि पेज भरने के लिए ये मैप बना दिया गया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने इसको क्या किया है, कारण बताया है, ठीक है, कि कौन कौन से कारण था, सैनिक कारण, सामाजिक सुधार, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक, धार्मिक, ऐसे बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको आप चाहिए तो आप इसको चार्ट, फ्लो चार्ट बना के भी आप इसको बना सकते हैं। जो हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उस पर हम लोग यही सब करवाते हैं। उसके बाद इन्होंने इस जो कारण है उसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सैनिक कारण क्या था, तो आपको पता होगा कि जो सैनिक लोग थे उनको ये लोग फोर्स करते थे और खींचने के लिए, क्या बोलते, जो बुलेट वगैरह आया था जिसमें सुअर और गाय का मांस से बना होता था, और भी इन लोगों को बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने को बोलता था। तो पहले एक प्रचलन था कि आप देश छोड़ के जाएंगे तो अपना धर्म भी खो देंगे। आर्थिक कारण क्या था इन्होंने बताया, धार्मिक कारण भी बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको फर्स्ट। उसके बाद राजनीतिक कारण क्या है, इन्होंने इसको अच्छे से डील किया है। उसके बाद सामाजिक सुधार, उसको भी डील किया है, ठीक है। और उसके बाद वैश्विक एवं स्थानीय प्रभाव भी पड़ा है उन पर। तो अब क्या हुआ कि प्रशासनिक कारण, ये फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, ठीक है। अब बिहार में प्रभाव, तो बिहार में प्रभाव क्या पड़ा, तो नेतृत्व के बारे में बताया कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। जगदीश सिंह पटना के जो दुकानदार थे, पटना के दुकानदार थे पीर अली, उसके साथ साथ वीर कुंवर सिंह का जो रोल रहा है इसको बताया है। उसके बाद उसमें जो ओवरऑल बिहार का जो देखा जाएगा ना तो उसको एक्सप्लेन किया है कि बिहार में कैसे कैसे ये चला, ठीक है। और ओवरऑल इनका जो सेकेंड पार्ट है ना उसको पढ़ के लगा है कि ये स्पेशली इनका जो क्वेश्चन है ना टोटली डिपेंड, अधिकतर जो देखा गया है ना वो कुंवर सिंह के रिलेटेड लिखा गया है सेकेंड पार्ट। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि सेकेंड पार्ट क्या बोला है कि बिहार में प्रभाव, तो बिहार में प्रभाव में आप ये नहीं पूछ रहा कि कुंवर सिंह का रोल क्या है, तो बिहार में जो प्रभाव है उसमें आपको क्या करना होगा कि बिहार के जो अलग अलग एरियाज में क्या क्या रोल था, कौन कौन से नेता जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, इस सबको बताना होगा। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वीर कुंवर सिंह, तो उसको थोड़ा इसमें मेरे को कमी लगा सेकंड पार्ट में। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जो 1 लाइन का जो ये है ना उसको मत लिखा कीजिए, इसको एक्सप्लेन किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या लगता है कि ये बुलेट पॉइंट एक नोट्स बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं, इसीलिए इनको इतने आसान क्वेश्चन में इनको कितना मिला है, 14 नंबर मिला है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड था दोस्तों कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका प्रभाव बिहार में कितना पड़ा है, और एक उसका टाइम फ्रेम दिया हुआ था कि 1858 से 1914 के बारे में। तो आपको ऑलरेडी हम लोग टेस्ट में कराते हैं कि एजुकेशन से 2 क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, एक वेस्टर्न एजुकेशन का, एक टेक्निकल एजुकेशन का, ठीक है ना। तो ये दोनों ऊपर कर लीजिए, एक चांसेस रहता है आने का, ठीक है। तो अगर हम देखें एजुकेशन वाला आंसर इनका, तो इन्होंने बिहार के एजुकेशन के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने एक जो प्राचीन बिहार जो था उस समय से इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, उस समय क्या क्या था, उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ा। 1935 में जैसे लॉर्ड मैकले आए तो इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, सब के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। 1854 में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे जो वुड डिस्पैच था उससे कैसे इंडिया में एजुकेशन का विकास हुआ, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन इज अबाउट बिहार के बारे में आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो खुला, उसके बारे में डील किया है। समस्तीपुर में जो पूसा कृषि संस्थान जो था वो काफ़ी फेमस है, एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पूसा में है, इसके बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि कैसे डेवलप हुआ है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 जो पास हुआ उसमें बिहार में क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी का गठन हुआ 1916 में। उसके बाद अदर रिलीजन जैसे अदर एरिया जो हो गया, जैसे इसमें मान लो दरभंगा हो गया, भागलपुर, चंपारण, यहाँ पर कैसे एजुकेशन का विस्तार हुआ, ठीक है। 1917 में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के लिए भी काम किया गया, इस सबको इन्होंने बताया है,
राइट। उसके बाद चिकित्सा जो मेडिसिन होता है, इंजीनियरिंग है, उसमें क्या क्या रोल रहा है इसको बताया है। खासकर 1928 में जो धनबाद, उस समय अगर देखोगे तो झारखंड जो था वो इंडिया बिहार का ही पार्ट था, तो उस समय कैसे कैसे स्कूल्स वहाँ पर खुले हैं इसके बताया। तो अब देखोगे दोस्तों कि आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पर सब एस्पेक्ट क्लियर किया गया है, ठीक है, लेकिन इनका अगर नंबर देखें तो नंबर 19 नंबर इनको क्या मिला है, 19 नंबर मिला है। वो देखा जाए ठीक ठाक है नंबर, अगर 19 नंबर देखा जाए तो कोई ख़राब नहीं है। जिस तरह से नंबर मिल रहा है तो अगर बढ़िया लिखते हो तो आप 20 के आसपास नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा 1-2 नंबर और मिल सकता था, लेकिन हम करते क्या कि हम क्या करते कि दोस्तों कि इसमें टेन्योर का पूछा 1858 से लेके 1904 तक पूछा है या 14 तक पूछा है। एक बार आप क्वेश्चन देखें, 1858 से 1914 तक पूछा है। तो ये जो टेन्योर है ना, इसको ज़्यादा फोकस करें, इसको ज़्यादा फोकस करें। तो इस आंसर में मुझे क्या लगा है ना कि 1900 से लेके 1930 के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं उन्होंने इनको किया है, और 1858 से लेकर 1900 के बीच की घटनाओं पर थोड़ा कम वीक पड़ गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा फिलोसफिकल जो है आइडियलिस्टिक बात कर दिया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, इसके कारण इनको नंबर ठीक ठाक मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था स्वामी सहजानंद के बारे में। क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन स्वामी सहजानंद, ठीक है, एंड किसान सभा, स्वामी सहजानंद और किसान सभा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि राइट डिस्कस द फीचर ऑफ पाला आर्ट, उसका रिलेशन बुद्धिज्म से क्या है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे दोस्तों, दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको आसान कौन लगता है, तीसरा का या चौथा का। तो जनरली क्वेश्चन पांचवा, तो अगर पाला आर्ट वाला जो है ना उसको अगर ट्राई करेंगे तो उसमें आप इमेज डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, तो उसमें आप अच्छे स्कोर फेच कर सकते हैं, और इसमें हो सकता है कि आपको कम मिले। यही प्रॉब्लम इनके साथ हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किया है और इनको बहुत ही कम नंबर मिला है, ये करना चाहिए था। तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस मिल रहा है ना, तो ये भी एक रोल प्ले करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करते हो कि किस टाइप का आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इनका देखते हैं। तो इन्होंने उसके बारे में बताया कि कैसे जो अंग्रेज जो शासन था, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर था, हमारा जो कृषि का जो समस्या था, वो क्या क्या दिक्कत हुई, सामना करना पड़ा, और यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ है, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया है। फिर उन्होंने कृषि का जो प्रॉब्लम था, जैसे 3 कठिया प्रणाली था, कृषि का जो वाणिज्यकरण था, उसके बाद करों का बोझ था, इस सबको इन्होंने बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज अबाउट क्या है कि इसमें सहजानंद के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो उन्होंने फिर यहाँ पर बताया सहजानंद के बारे में, यहाँ से स्टार्ट किया कि कैसे उनका रोल प्ले हुआ, कहाँ से 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किससे लेकर 1936 में कैसे भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और सहजानंद का रोल क्या था, ठीक है। तो इनको इसमें नंबर मिला है दोस्तों 15 नंबर। आप सोच सकते हैं कि अगर ये पाला वाला क्वेश्चन किए रहते तो इनको अच्छा नंबर मिल जाता है, इसमें इनको बढ़िया नंबर मिलता है, लेकिन इनको मिला नहीं है। तो क्वेश्चन का जो डिमांड है ना, और कौन सा क्वेश्चन चूज करे, वो बहुत रोल प्ले करता है। तो इसमें आपका थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए, तो सद्बुद्धि चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हम यूज करें। तो इनको मिला है 15 नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 था कि एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया विथ एग्जाम्पल। मतलब भारत में कोविड-19 लॉकडाउन का सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितायों को उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। मतलब आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कोविड-19 के बारे में अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और कोविड-19 का सकारात्मक और नकारात्मक क्या है वो एक्सप्लेन किया है। अब सबसे जैसे देख लो, इन्होंने महिला पर क्या असर पड़ा, और साथ ही साथ इसमें क्या है ना कि WHO के अनुसार, देख रहे हो इस क्वेश्चन में इन्होंने डाटा का बहुत इस्तेमाल किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डाटा का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही बढ़िया नंबर मिलेगा। खासकर आप GS 1 के सेक्शन सेकेंड में या GS सेकेंड में अगर आप डाटा का इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट गुड नंबर, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सकारात्मक पक्ष में शिक्षा पर यूनेस्को के द्वारा क्या लिखा गया है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, दीक्षा पोर्टल, एग्जाम्पल देख लो कितना फाइन, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है इनका। जो अभी तक जो आंसर है सबसे बढ़िया आंसर है इनका। गरीबी के बारे में तो ILO के अनुसार क्या क्या होता है। उसके बाद इन्होंने डाटा का इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखिए हर जगह आपको डाटा मिलेगा। विश्व में इतना मिलियन लोग जो है भूख से जूझ रहे हैं, इतने करोड़ 40 करोड़ के आसपास मतलब बेरोजगार ये सब है। तो मतलब क्या हमें दिख रहा है कि डाटा का सही इस्तेमाल किया है, इस पर पकड़ बहुत बढ़िया है। और जब पकड़ बढ़िया है, देखो अब अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है। तो अगर जब अब इस तरह से लिखोगे तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इनको सबसे ज़्यादा इसमें नंबर मिला होगा, आई थिंक 22 नंबर मिला है। 22 नंबर समझ रहे हो, जिस तरह से मार्किंग हो रहा है उसमें 22 नंबर कितना रोल प्ले करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, GS फर्स्ट के सेक्शन सेकेंड
और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला मैटर है, सेक्शन है, साइंस टेक वाला है, और इवन पॉलिटी वाला है, उसमें आपको करंट इशूज़ डाटा डालना इज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 था दोस्तों कि एग्जामिन द रिसेंट डिजास्टर लाइक बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेजन बर्न इन ब्राजील विथ कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ लोकल इकोलॉजिकल एंड ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब उस समय क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुश फायर हुआ था, बहुत भयानक आग लगा था, और अमेजन में भी। तो उसका कारण क्या था, कारण बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कारण बताना है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या था वो बताना है। किस पर इम्पैक्ट, लोकल इकोलॉजी, वहाँ का जो लोकल इकोलॉजी है वहाँ पर, और ग्लोबल पूरे, इतना। तो क्वेश्चन का डिमांड समझिए, जो एरो दिख रहा है क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तब इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने अब जैसे अब आपको पता होगा कि जो अमेजन का जो धरती है, अमेजन जो फॉरेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं कि लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर आग लगा है। तो यहाँ पर क्या है कि फायर एंड जंगलों में आग लगने निर्धारित कारण, इन्होंने कारण बताया कि क्या क्या कारण हो सकता है। पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, वैश्विक सहयोग, ये सब के कारण, मतलब बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना, जिसके कारण बढ़ेगा फिर और आग लगा। अब आग लगने के कारण क्या क्या हो सकता है उसको बताना है, और उसका इम्पैक्ट क्या है उसको बताना है, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो इनको मेरे हिसाब से, मतलब एक तो इनका कंटेंट जो है वो 3 पेज में है, कंटेंट 3 पेज में है। तो जब भी आपका कंटेंट 3 पेज में हो ना, तो समझ लीजिएगा कि सामने वाले को एक परसेप्शन जाता है कि बंदे के पास कंटेंट नहीं है, मतलब नॉलेज की कमी है, उस मैटर पर कंटेंट नहीं है। हो सकता है कि अगले मैटर पर कंटेंट हो। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन का डिमांड पर ये थोड़ी बहुत खरी नहीं उतरी है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जीएस फर्स्ट के सेकंड पार्ट में नंबर फेच करना 20 के आसपास, 20-22 के आसपास बहुत ही आसान होता है अगर आप अच्छा लिखेंगे। तो क्वेश्चन का डिमांड अब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या बोल रहा है। पहला डिमांड है क्वेश्चन का कि भाई कारण क्या था, तो आपको एक अलग सब टॉपिक में क्या बताना होगा, यहाँ पर सब टॉपिक डालिए कि कॉजेज क्यों हुआ, फायर क्यों हुआ, कहाँ पर बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में और अमेजन जो है ब्राज़ील में, दोनों का कारण क्या था वो बताना है एक ही साथ। तो कारण बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका इम्पैक्ट, तो सेकंड अब सब टॉपिक क्या डालिएगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा है, लोकल वहाँ का जो जगह है ना वहाँ पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, सेकंड कारण है, सेकंड जो डिमांड ऑफ द टॉपिक है। उसके बाद थर्ड आपको क्या सब टॉपिक देना होगा कि इसका पूरा जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, जो वैश्विक वातावरण है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिमांड देख रहे हैं, फर्स्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड एंड थर्ड डिमांड, ठीक है। तो ये तीनों को बता के लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों को बता के कंक्लूजन लिखने के लिए भी आपको 4 पेज कम पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 ही पेज में है और कंटेंट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। तो यही होता है कि आपके पास जिस क्वेश्चन पर कंटेंट कम है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्विक रिपोर्ट, एक जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है शायद 9 है, मिशन शक्ति, एक मिनट जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, खुशखबरी रिपोर्ट, अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स वाला आई थिंक है क्वेश्चन है, ठीक है। खुशहाली, हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें इसने बताया कि खुशहाली का जो मापदंड क्या होता है उसके बारे में बताया है। उसके बाद उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, राइट। उसके बाद जैसे क्या क्या कारण हो सकता है और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है जिससे हमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, जिसके कारण हमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको बताया है इन्होंने। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है जस्ट वेट, हाँ क्वेश्चन है कि what are the variables of world happiness report and give reason why Nordic countries are considered as top ranking in the world, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमेशा यही सब कंट्री जो होता है ना हर रिपोर्ट में टॉप करता है, ठीक है। तो जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है आपको पता होगा कि किसके थ्रू आया है, जो इनिशिएटिव है डेट इज तो भूटान का, जो भूटान है ना उसका इनिशिएटिव है, उसने सबसे पहला कंसेप्ट लाया है। तो जो हैप्पीनेस खुशहाली मापदंड है ना, माना जाता है कि देश में कितने मतलब बंदे खुश हैं या नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन है ना दोस्तों, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए। अगर आपको इस पर कंटेंट नहीं है तो ट्राई करो कि अवॉइड कर दे, अगर कंटेंट हो तो इसको लिखिए, क्योंकि वेरिएबल्स तो आप लिख दोगे, व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये वेरिएबल्स लिख दोगे। जनरली अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ोगे यूपीएससी में तो जनरली ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जो नॉर्डिक कंट्रीज हमेशा टॉप क्यों करते हैं, इस पर एक रिसर्च का मामला है। इस पर आप डायरेक्ट लेमन की तरह आप आंसर नहीं लिख सकते हो, इस पर आपको प्रूफ कीजिए और उसको प्रूफ करना होगा। वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है, वहाँ के जो गवर्नमेंट का स्टेप है, सब लिखने होंगे। एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा टफ लेवल में हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ना करें टच। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ना करें, अगर आपको दिक्कत, अगर आपको कंटेंट आ रहा है तो यू कैन डू इट दैट, आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो मापदंड क्या है, खुशहाली का मापदंड क्या है, तो अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का मापदंड देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने चित्र में बनाया है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब क्या है कि जो नॉर्डिक कंट्री है वो टॉप हमेशा क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है दोस्तों कि पश्चिमी का आंसर इन्होंने एक गलत लिख दिया है। तो हिंदी में यही समस्या है कि ये लोग थोड़ा बहुत ग्रामर भी चेक कर लेते हैं और इनको 17 नंबर मिला है। 17 नंबर देखो, अब कंटेंट पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन नंबर ठीक ठाक दे दिया है इनको हिस्ट्री के कंपेयर में, लेकिन इतना भी नहीं मिलना चाहिए था जिस तरह से नंबर मिला है। कारण अगर देखोगे तो इन्होंने क्वेश्चन के डिमांड को सही तरह से किया नहीं है, पूरा जो डिमांड चाहिए वो किया नहीं है। और इस क्वेश्चन में अगर अब मैं बता रहा हूँ ना कि जो जीएस फर्स्ट के जो सेकेंड जो सेक्शन होते हैं उसमें आप आराम से 20 से 24 नंबर के आसपास नंबर ला सकते हैं। स्वाभाविक वही है, मतलब कंडीशन यही है कि आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा। तो इसमें कहीं से आपको दिखेगा नहीं कि जो नॉर्डिक कंट्री है उसका स्टेप क्या है, गवर्नमेंट वहाँ का क्या क्या करता है। जो भी आंसर है इनका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, एजुकेशन ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, एक कम है, ये सब लिख देगा, लोकतंत्र है, ये सब लिख देगा। कुछ मतलब इसको जो आप पॉइंट लिख रहे हो ना उसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर इनको कितना मिला है, 17 नंबर मिला है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। फिर मिलेंगे जीएस सेकंड, उसके बाद ऑप्शनल पीएसआईआर पर। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।